महमद II को कॉन्स्टेंटिनोपल पर जीत हासिल करके 8 साल हो चुके हैं। अब उसे एक कमसिन लड़का नहीं समझा जाता। महमद अब पूरब का सबसे ताकतवर सुल्तान है और पश्चिम की दुनिया उससे खौफ खाती है। यूरोप का उससे डरना जायज भी था। उसने पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी को सही साबित किया और ऐसे शहर पर फतह पाई जिसे जीतना नामुमकिन था। और आखिर उसने रोमन एम्पायर को हराया था और अब उसकी नजरें पहले वाले रोम पर यानी कि असली रोम पर टिकी थी। दस्तावेजों में ये जिक्र मिलता है कि महमद के दरबार में इटालियन लोग पहुंचे और उन्होंने बताया कि महमद पश्चिम में उतनी दूर तक दबदबा कायम करना चाहता था जितनी दूर पूरब में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हुकूमत कायम की थी। तो इटली पर उसकी नजर हमेशा थी। कॉन्स्टेंटिनोपल जीतने के बाद महमद को काइजर ई रूम यानी रोम का सुल्तान कहा जाने लगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि उसका इरादा क्या था। पश्चिम में बढ़ने की तैयारियों के मद्देनजर महमद ने यूरोप के तमाम दरबारों में अपने जासूस फैला दिए। महमद के साथ ऑटोमन दरबार में पला बढ़ा व्लाड ड्रैकुला वॉयवोड है यानी वलाहिया का राजा। ये राज्य ऑटोमन का दोस्त और जागीर भी है। ये वहाँ थी जहाँ आज रोमानिया है। वो रियासत जिसने बार बार अपनी वफादारी बदली, कभी ऑटोमन की तरफ तो कभी हंगरी की तरफ। कभी उनका झुकाव ऑटोमन की तरफ होता था तो कभी हंगेरियन लोगों की तरफ। व्लाड ड्रैकुला एक बहुत ही दिलचस्प किरदार था। दोनों तरफ वो जोरदार ताकतों से घिरा था। जहां ऑटोमन साम्राज्य बाल्कन्स की तरफ से मजबूत हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ थे हंगेरी, जिनका कैथोलिक यूरोप पर दबदबा था और वो चाहते थे कि ऑटोमन्स के खिलाफ वो उनकी तरफ से लड़े। उसे काबू कर पाना बहुत मुश्किल था, फिर भी उसे साथ में रखना जरूरी था। वो बहुत खूंखार था, लोग उससे नफरत करते थे। खौफनाक लड़ाइयों में महारत के लिए उसका नाम था, इसलिए लोग उससे पंगे बिल्कुल नहीं लेते थे। उस दौर में उसके नाम से लोग दहशत में रहते थे। वो ऑटोमन से लड़ा, हंगेरियन से लड़ा, मलेशियन से लड़ा, वो चारों तरफ लड़ा। रोमन लोग ये मानते थे कि वो दुनिया में आने वाला अब तक का सबसे महान खूंखार वॉयवोड है। बाकी दुनिया के लोग उसे ड्रैकुला कहते थे, खून का प्यासा एक शैतान, क्योंकि 19वीं सदी में एक आयरिश लेखक ने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम ड्रैकुला था, जिसके हीरो को लोगों को मारना और काटना पसंद था। असली व्लाड ड्रैकुला को व्लाड टेपेज के नाम से भी जाना जाता है यानी मारने काटने वाला। वो 1456 में वलाहिया की गद्दी पर बैठा। उसने अपने एक पूर्वज को लड़ाई में मार डाला और एक विरोधी से खुद उसकी कब्र खुदवा कर उसका सर कलम कर दिया। व्लाड खून का बहुत प्यासा था, बहुत ही खूंखार था। मिडीवल दौर के हिसाब से भी वो एक मारकाट वाले समाज में पला बढ़ा था। ऐसा समाज जहां बात बात पर कत्ल कर दिए जाते थे, इसलिए उसके दिल में इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं बचा। सत्ता को लेकर चल रहे राजाओं और रईसों यानी बोयार्स के बीच के संघर्ष के दौरान ड्रैकुला ने ईस्टर की एक दावत रखी अपने राजनीतिक विरोधियों को अपनी तरफ लाने के उद्देश्य से। हर एक बोयार और उनकी बीवियों को बाहर ले जाया गया और उन पर जुल्म किए गए। बदकिस्मती से ये जो जुल्म थे, इनके बारे में पूरा ब्यौरा मौजूद है जो बहुत तकलीफ भरा है। ये सताने का एक भयानक तरीका था। कोई बहुत नुकीली चीज ली जाती थी और उसे बंदे के एनस में घुसा दिया जाता था। उसके बाद हथौड़ा लिया जाता था और तब तक ठोका जाता था जब तक कि वो कंधे से बाहर ना आ जाए। जो माहिर जल्लाद होता था वो शरीर के जरूरी अंगों को छोड़ देता था। इसके बाद व्यक्ति को जमीन पर ठोक दिया जाता ताकि वो मर जाए। इस जुल्म में जो माहिर था उसका नाम था व्लाड ड्रैकुला। सच ये है कि ईस्टर पर ये सब इसलिए किया गया क्योंकि व्लाड को साजिश का पता चल गया था कि वो लोग उसे हटाने वाले थे। दरअसल उसने तमाम तरह की दुश्मनियां और साजिशें देखी थी जिनमें गद्दी पर बैठे राजा को हटा दिया जाता था और किसी और को बिठा दिया जाता था। व्लाड के पिता को ऑयर्स ने मार डाला था। उसके बड़े भाई मिर्चा को टॉर्चर करके जिंदा दफना दिया गया था बॉयर्स द्वारा। मुझे नहीं लगता कि वो सनकी था, ये तो बस राजनीति है। यही वो दौर था जब व्लाड लोगों पर किए गए जुल्मों के लिए जाना जाने लगा था। मेरा मतलब इम्पेलर की तरह उसकी शोहरत यही कहती है। तो एक राजा के तौर पर ये उसकी अपनी पहचान थी। ये लोगों को काबू करने की उसकी अपनी टेक्निक। वो जता रहा था कि भले ही उसका मुल्क छोटा है पर वो एक खूंखार राजा है, तो आसपास की ताकतवर हुकूमतें उस पर हमला नहीं कर सकती थी। टारगोविस्टे की सड़क पर सड़ती हुई लाशों की कतार पड़ी थी। ये अफवाहें भी फैल रही थीं कि ये सब व्लाड को धोखा देने का अंजाम है। ये बात महमद II तक भी पहुंच गई।
ड्रैकुला मेहमत के साथ पला बढ़ा था, पर अब उसका वफादार नहीं था। मेहमत और व्लाड के बीच बढ़ती दुश्मनी की एक और वजह थी। ड्रैकुला का छोटा भाई राडू, वो भी ऑटोमन दरबार में ही पला बढ़ा था, पर अभी भी सुल्तान का करीबी और भरोसेमंद था। ये बेचारा व्लाड का छोटा भाई था, जो मेहमद सेकंड और व्लाड ड्रैकुला के बीच बुरी तरह फंस गया था। तो साफ बात है कि उसकी भी नींद पूरी तरह हराम हो गई थी। राडू के कई मुंह बोले नाम थे, जैसे निष्पक्ष राडू या दयालु राडू। पर उसकी एक और खासियत थी, और वो थी राजनीति की गहरी समझ। वो तहजीब को समझता था। उसे ऑटोमन हुकूमत पसंद आती थी, पर उसने अपनी वलेहियन पहचान को कायम रखा। उसके लिए इन दोनों के बीच फंसना काफी मुश्किल भरा रहा होगा। व्लाड ड्रैकुला की धोखेबाजी के बीच 20 साल पहले पड़े थे, जब उसके पिता व्लाड द सेकंड को मेहमद के वालिद ने बुलाया था, यानी सुल्तान मुराद द सेकंड ने। इस बीच अफवाहें ये थीं कि वो हंगेरियंस के साथ हो गए थे और ऑटोमन्स के खिलाफ हथियार उठाने वाले थे। शाही बच्चों को बंधक बना लिया। ये 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें घर से अलग कर दिया गया, परिवार से अलग कर दिया गया, खतों किताबत भी बंद कर दी, और उन्हें इस डर के साए में जीना था कि अगर उनके पिता ने कुछ भी गलत किया तो यहाँ उन्हें जान से मार दिया जाएगा। वो शतरंज के मोहरे बनकर रह गए थे। ये एक खतरनाक खेल था। एक से बढ़कर एक झटके लग रहे थे, धोखे हो रहे थे। व्लाड इस बात की मिसाल है कि ऐसी घटनाओं का किसी की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ सकता है, उसका क्या हाल हो सकता है। 20 साल बाद अपने वालिद मुराद द सेकंड की तरह मेहमद का सामना भी एक बगावत से हो रहा था, ड्रैकुलेस्टे की हुकूमत से। उसने वलाहिया की राजधानी में संदेश भेजे और व्लाड से कहा कि वो सुल्तान का कर्ज चुका दे। एक बसल स्टेट की तरह ये व्लाड की जिम्मेदारी थी कि वो ऑटोमन के लिए वफादार रहे। जहां भी जरूरत हो उसे अपनी फौज के साथ ऑटोमन फौज का साथ देना चाहिए, और हर साल उसे एक बड़ी रकम भी सुल्तान को पहुंचानी थी ताकि वो खुश रहे। सुल्तान के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए ये बहुत जरूरी था। 15वीं सदी के आखिर में सोने का सिक्का कुछ इस तरह का दिखाई देता था, बहुत ही छोटा, लेकिन इसमें काफी और खालिस सोना था, और व्लाड को ऐसी 2000 अशर्फियां सालाना चुकानी थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेहमत ने अपने आदमी भेजे और पूरी की पूरी 10,000 अशर्फियों की मांग की, क्योंकि ये उन पर पिछले 5 सालों का बकाया था। तो इससे ये साफ था कि चूंकि व्लाड अब वलीकिया का राजा बन चुका था, इसलिए वो अब ऑटोमन सुल्तान को सालाना रकम चुकाने को तैयार नहीं था। क्योंकि उसने ये रकम चुकाने से इनकार कर दिया था, इसलिए मेहमद से उसके रिश्ते खराब हो गए थे। संदेश लाने वाले को मारा नहीं जाता। मंगोलियन और टर्किश तहजीब में ये राजदूत मेहमद के प्रतिनिधि थे। किसी ऑटोमन राजदूत से बदसलूकी का मतलब है खुद मेहमद से बदसलूकी। यानी यहाँ व्लाड एक बहुत ही खौफनाक संदेश मेहमद तक पहुँचाना चाहता था। देखिए, संदेशा साफ था। दोनों मुल्कों में ठन गई थी और अब दोनों के बीच जंग तय थी। गुलबहार खातून मेहमद की बीवी थी और उसके बेटे शहजादे बहजाद द सेकंड की मां भी। ऑटोमन्स ने फैसला किया कि ऐसे में सबसे अच्छा यही होगा कि व्लाड को घसीटकर जबरदस्ती वापस इस्तांबुल लाया जाए और मेहमद के सामने पेश किया जाए। तो एक साजिश रची गई जिसमें ऑटोमन दरबार के 2 अहम लोगों को शामिल किया गया। पहला एक ग्रीक बंदा था जिसका नाम था थॉमस, जो काफी भोला भाला दिखता था। एक अफसर था, उससे कोई खतरा नहीं था। उसे जिम्मेदारी दी गई कि वो व्लाड के दरबार में जाएगा, उसे राजी करेगा, मेहमद से बात करने के फायदे गिनवाएगा, लालच देगा और उसे एक वलेहियन गांव में ले आएगा। इसके बाद इस साजिश का दूसरा हिस्सा था जिसकी जिम्मेदारी हमजा को सौंपी गई थी, जो मेहमद का बहुत ही करीबी सहयोगी था और कॉन्स्टेंटिनोपल पर जीत के जमाने से मेहमद के साथ था। कुछ दस्तावेजों में ये भी साफ लिखा मिलता है कि व्लाड ड्रैकुला को पकड़ना उनका मकसद था। वैसे पकड़ना तो मकसद था ही, पर सुल्तान ने इस वक्त ये सोच लिया था कि वो जिंदा मिले या मुर्दा, बस मिलना चाहिए। असल में 1461 में मेहमद ने जूरजू में मिलना तय किया था। इसके लिए टोमा काटाबोलिनोस की मदद ली गई, जो कि दरबार में अफसर था, और हमजा की भी। दस्तावेजों में ये पता चलता है कि ऑटोमन और वालाहियन दोनों ही तरफ के लोग मिलने को राजी नहीं थे, अमन कायम नहीं करना चाहते थे। व्लाड के पास भी जासूसों का जाल था,
इसलिए उसने मेहमत के जाल के ऊपर अपना जवाबी जाल तैयार किया। इस तरह अब उसके पास कुछ बहुत अहम लोग कैदी के रूप में थे, खासतौर पर मेहमत का करीबी जांबाज हमजा। यहाँ व्लाड खेल में एक कदम आगे हो गया था। हमजा बे और टोमास काटाबोलिनोस को पकड़ने के बाद व्लाड ने करीब 800 किलोमीटर दूर ऑटोमन के कब्जे वाले बल्गेरिया पर हमला किया, जिसमें हजारों औरतें, मर्द और बच्चे मारे गए। व्लाड ने साफ तौर पर कहा, आज से हमारे बीच के सारे सियासी ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं और मैं अपनी जमीन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दोनों को पता था जंग तो होगी, पर इस वक्त मेहमत को दो चीजें नजर आने लगी थी। एक ये कि वलाखिया को हराना आसान नहीं होगा, वहाँ का इलाका बचाव करने वालों की मदद करता है। वो जानता था कि मैदान जंग में व्लाड एक जोरदार विरोधी साबित हो सकता है, लेकिन इस जंग के पहले जो कुछ हुआ था वो मेहमत के लिए काफी बेइज्जती से भरा था। मेहमत ने एक जोरदार फौज जमा की, उतनी ही बड़ी जिसने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीता था। व्लाड ड्रैकुला के साथ उसकी जंग में अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस बीच हंगरी में व्लाड यूरोप की एक ऐसी फौज की मदद मांगने आया जो ऑटोमन को मैदान जंग में कड़ी टक्कर दे सकती थी। व्लाड ने ये एकदम साफ कहा था, हमने ऑटोमन का ये हाल किया है और जंग में मैं आपके साथ ही रहूंगा। और वैसे मैं आपके लिए 2 बोरे में भरकर दुश्मनों के नाक, कान और सिर लाया। अपना मकसद पूरा करने के लिए मथायस व्लाड ड्रैकुला का इस्तेमाल कर रहा था। हंगेरियंस भी व्लाड से ऑटोमन्स जैसा ही सुलूक कर रहे थे। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे की राजनीति थी। तब तक उसका इस्तेमाल करो जब तक वो काम का रहे, जब काम का ना रहे तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। 26 अप्रैल 1462 को मेहमत वलाहिया के लिए चल पड़ा, जहां ऑटोमन कैदियों के भविष्य का फैसला किया जा चुका था और व्लाड ड्रैकुला इंतजार कर रहा था।